बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज का शो बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा फंटास्टिक शो है। शो शुरू नहीं हुआ मगर उससे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि आज के शो का बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। ऑन टॉपिक तो हम लोग बात कर रहे होते हैं, जो भी माशरे में चीज़ें चल रही होती हैं, जो रीसेंट कोई न्यूज़ होती है, कोई ऐसा पहलू होता है जिसको हमें लगता है कि हम डिस्कस करना है। बट आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हमने डिज़ाइन किया उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि वो हर तरफ होती है, हर जगह होती है, हर वक्त होती है, हर शय के साथ हो रही होती है और जीना हराम कर देती है किसी का। वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है गीबत, वो चीज़ है बुराई, वो है आप किसी की तारीफ़ या किसी की बात या कोई भी मक्खनबाजी किसी के मुंह पे करें और वो सामने वाला एकदम से आपके पास से उठ के चले जाए तो आप पीछे एकदम से कहते हैं हाँ आया बड़ा, मैं आपको पता नहीं क्या समझता है, चावल ना हो तो। क्यों ऐसे, क्यों ऐसे क्यों करते हैं हम? एकदम से अपना पहलू, अपना स्टाइल, अपना रवैया एकदम से चेंज क्यों कर लेते हैं? इतने प्यार से कह रहे थे आपको पता है मेरा छोटा भाई है, बड़ा प्यार करता हूँ मैं उससे, और उसके बाद जैसे ही वोट कर जाएगा, कौन छोटा भाई, छोड़ो, पता है उसके करतूत, पता है, फारिग आदमी है, मैं तो उसको मुंह भी ना लगाऊं। लड़कियां भी, हम सामने क्यों नहीं समझा सकते किसी को बिठा के पास जाके कोने में अकेले में उसको क्यों नहीं बोल सकते यार तेरे में ये ऐब है, यार तेरा ये मसला है, तू ये ज़रा, लोग तुझ में ये चीज़ें पसंद नहीं करते, अगर अपनी इन चीज़ों को थोड़ा बैलेंस कर लेगा तो लोग तुझे बड़ा पसंद करेंगे, तू ही मेरा यार है, मेरा भाई है, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ। दोस्त तो वही होता है ना जो एक दूसरे का आईना हो, ना कि आप उसके उठने के बाद अपने 4 दोस्तों में बैठ के उसकी ग़ीबत करें, उसका मजाक उड़ाएं हैं, उसके राज फाश करें। ये ग़ीबत क्या होती है जिसके ऊपर बात करेंगे हम? कॉल भी कीजिएगा, बात भी करेंगे। अच्छा, ग़ीबत क्या होती है ये तो सवाल करेंगे, मगर मेरा एक और सवाल है मैं आपके साथ भी करना चाहूँगी। जब से सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है, कुछ ना कुछ अजीब तरीके की बातें जो है वो सुनने को मिलती है। अभी रिसेंटली फिर एक सुपरस्टार हैं, हमारे लेजेंड हैं, बहुत पसंद करती हूँ मैं उनके, मेरे उस्ताद भी हैं फिरदौस जमाल साहब। फिर उन्होंने पहले भी एक बार बात की थी, फिर दोबारा। यार इतनी खुश है वो, अभी उसकी शादी हुई है, उसका बेटा है, उसका शौहर है, उसकी एक नई ज़िंदगी है, उसका एक ससुराल है, इंडस्ट्री को उसने अपनी ज़िंदगी दी है, टाइम दिया है, काम करती है, इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर है, प्यारी है, जहाँ जाती है लोग उसको अपना आइकॉन समझते हैं। एंड शी इज़ डूइंग सो मच एफर्ट अपने ऊपर भी और अपनी ग्रूमिंग पे भी और अपने करियर पे भी, और उसके पेरेंट्स हैं पीछे, सब कुछ है उनके। फिर हत्ते वो लड़ गए और उन्हें उनके ख़िलाफ़ जो है अजीब से लफ्ज़ जो है वो बोले, वही के अजीब तरीके से, मतलब एजिंग के ऊपर उनकी, या फिर उनकी लुक्स के ऊपर, या उनके किसी कैरेक्टर के ऊपर। व्हाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट? अगर उनको कोई चीज़ ऐसी लगती भी है सीनियर, तो मुझे लगता है कि माज़रत सर, मैं फिरदौस जमाल जी, मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे लगता है दुनिया में सबसे बड़ी फ़ैन ही मैं ही हूँ आपकी। मगर मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए कि जो गलत है वो गलत है। आपको आपके कैरेक्टर के हिसाब से ये चीज़ें सूट नहीं करती कि आप अपने छोटे बच्चों को, अपनी छोटी उम्र की बेटियों को, बहनों को आप इस तरह से मीडिया में बैठ के नाम लेके उनको ज़लील करें या उनको इंसल्ट करें। यू नो, मुझे बहुत दुख हुआ था क्योंकि मुझे मायरा भी बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने आपसे हाथ जोड़ के यहाँ पे रिक्वेस्ट किया। आप बाकी बेहतर समझते हैं। और दूसरा मैं ये पूछूंगी आज हमारे इस टॉपिक में भी कि क्या ये भी ग़ीबत में शामिल होता है, बुराई इस तरह से लोगों के बीच में, इतने लोगों के बीच वो सामने मौजूद नहीं है और उसके बारे में इस तरह की बात की जाए। फिर डॉक्टर उमर आदिल साहब एक बहुत बड़े इंडस्ट्री के नाम है, लोग पहले उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, मुझ समेत। मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा शोज़ होस्ट किए हैं, काम किए हैं। पहले उन्होंने गरीदा फारूकी के ऊपर बात कर दी, वहाँ पकड़ हो गई, क्या ये भी ग़ीबत में? फिर अब बैठ के उन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने फिर माफ़िया मांगी है। तो क्या ये जो अंग्रेज़ों का शब्द निकला हुआ है सॉरी, मतलब आप किसी का गला काट दें एंड देन यू से सॉरी, यू कैन डू एनीथिंग, ये सॉरी से तो चीज़ें हल नहीं हो सकती। ठीक है, फिर मतीरा के बारे में उसकी बॉडी शेमिंग के ऊपर इतनी बात कर दी, मतलब हर एक के ऊपर उठा के नीलम मुनीर की आवाज़ के ऊपर बात कर दी। नीलम मेरी इतनी प्यारी दोस्त है, मुझे इतनी पसंद है, मैं उसको पर्सनली जानती हूँ, वो कितनी एफर्ट करती है अपने कैरेक्टर्स पे, अपने काम पे, अपने करियर पे। अब खुद उन्होंने प्रिंटेड फूलों वाली शर्ट पहनी हुई होती है, नीचे नेकर पहनी होती है, कभी किसी ने उनको कुछ कहा? कभी ने उनको कोई बात लगाई? कभी उन्होंने किसी ने उनको कहा कि आप नागिन डांस कर रहे हैं या ये कर रहे हैं या इस तरह की हरकतें कर रहे हैं किसी सोशल गैदरिंग में या कोई ऐसी चीज़ें? अब मैं बोलना नहीं चाह रही मगर मैं बात समझा रही हूँ कि समझ जाएं
क्योंकि मैं ये जो गीबत है इससे दूर रहती हूँ और लोगों को दूर रखने के लिए ख़ास तौर पे आज का ये टॉपिक डिज़ाइन करके बैठी हूँ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, सब अपनी अपनी जगह पे अपने पहलू में काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो गंदी ज़बान का इस्तेमाल ना करें अपनी चंद रुपए की लाइमलाइट के लिए। तो आज हमारे पास इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जिनको हमने यहाँ पे बुलाया है, ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जो साहबज़ादा जो है काशिफ महमूद साहब, हमारे वासिफ अली साहब के जो साहबज़ादे हैं वो हमारे साथ आज सेट पे मौजूद हैं। हमारी ट्रांसमिशन से लेके हमारे मॉर्निंग शो के आज हिस्से में भी शामिल हैं और आज हम सारी ग़ीबत की बातें जो है इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, आप रिलीजियस स्पीकर भी हैं और आपके वालिद साहब भी रूहानी स्पीकर थे, तो मैं ये चाहूँगी कि इस टॉपिक को जिस तरीके से आज आप इलेबरेट कर दें, उसके बाद ये जो माशरे में गंद फैल रही है, ये सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, या घरों में या आम लोगों में, दोस्ती यारी में, किसी भी जगह पे इस चीज़ को फिर नापैद हो जाए, ये बात ख़त्म हो जाए। तो ओवर टू यू, ये प्रोग्राम, अब ये सेगमेंट आपके हवाले। जी सर, क्या कहेंगे? गीबत क्या होती है? गीबत होती है किसी की पीछे उसकी गैर मौजूदगी में बात करना, जहाँ पर उसको ये मौका फराहम ना हो कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया है ना कि गीबत ऐसे है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, अपने मुर्दा भाई का गोश्त, कि वो हिल नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता और आप उसके गोश्त का टुकड़ा काट रहे हैं। यानी कि अब आप जिसके बारे में भी बात करिए वो सामने मौजूद नहीं है कि आप अपने आप को डिफेंड कर सके, अपने आप को वहाँ प्रूव कर सके कि मैं यहाँ राइट हूँ, मैं यहाँ रॉन्ग हूँ। अब यहाँ पर उसके ख़िलाफ़ बात हो रही, किसी के भी ख़िलाफ़ बात हो रही है, और वो पर्सनैलिटी ख़ुद मौजूद नहीं है कि मेरी जो मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आया ये हकीकत है या ये बहतान है या ये तोहमत है, ये क्या है। जब तक वो डिफ़ेंड करने वाला ख़ुद मौके पर मौजूद ना होना, कोई भी बात जो है ना वो गीबत कहलाएगी। अच्छी बात होना एक और बात है, किसी की तारीफ़ करना पीठ पीछे, मतलब अगर किसी की कोई अच्छी बात है तो वो कर सकते हैं। बल्कि कहते हैं कि तारीफ़ होती ही वो है जो किसी की गैर मौजूदगी में की जाए। अच्छा, ठीक है, मुंह पे नहीं। मुंह पे तो बाज़ का कहते हैं ये चापलूसी मक्खनबाजी अच्छा। हो जाती है। किसी के पीछे बात करना, गैर मौजूदगी में उसकी अच्छी बात करना, ये है उसकी असल तारीफ़। अच्छा, जैसे वह सब कहा करते थे कि तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा मेरा ये नाम है। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा वो नाम है जो दूसरे के दिल में तुम्हारा नाम है। नहीं समझ आया क्या? कि वो तुम्हें दिल से समझता क्या है, असल वो तुम्हारा नाम। अच्छा। कि ये एक अच्छा इंसान है, ये एक चापलूस इंसान है, ये एक बुरा इंसान है, इसके करैक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं। अब ये जो आपकी सिफात है ना, ये है आपका असल नाम। मैं तो नाम आपको यहाँ पे कट करूँगी, मतलब कहने का मतलब सर ये समझा रहे हैं यहाँ पर कि आप अपने आप को खुद कुछ भी समझ लें, जो सामने वाला आपको समझ रहा है ना, वो आपका असल नाम है, वो आपकी पहचान है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा, अब ये देखें कि अब आप अपनी पहचान बना क्या रहे हैं माशरे में, कि आपकी हरकत, आपका बोलना, आपका ठहरना, आपका चलना, आपका माशरे में मूव करना, ये क्या ऐसा है कि लोग आपके बारे में कोई अच्छी बात करें? आहा। अब ये तो उसकी बात है ना कि जो हर बंदा अपनी पर्सनैलिटी कर रहा है, और जो किसी के पीछे है, ये तो अगर तारीफ़ हो रही है तो बहुत सुभान अल्लाह, लेकिन अगर तारीफ़ नहीं हो रही, कोई बुराई हो रही है, और बुराई भी नॉट फॉर द सेक ऑफ के ठीक किया जाए, बुराई फॉर द सेक ऑफ कहना चाहिए चस्का, इसका बेसिकली कोई चस्केबाजी है ना। जी हाँ, कहते हैं 7 कोर्स मील हो ना, 7 कोर्स मील। अच्छा, तो 8वीं जो डिश होती है ना, वो कहते हैं इतनी मीठी होती है और उसका नाम होता है गीबत। अच्छा, कि आप 7 किस्म के खाने खा लेना, तो 8वीं जो डिश होगी ना, वो सारे बैठ के ना कोई ऑफिसर्स, कोई ना कोई बड़े लोग बैठ के एक दूसरे की ना गीबत कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ये डिश जो है ना बड़ी मज़े की डिश है कि आप बैठ के लोगों पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस करें। और सूफिया कराम जो है ना जी, वो 3 कैटेगरीज बताते हैं। अच्छा, सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी वो बताते हैं पर्सनैलिटी डिस्कशन, सबसे घटिया,
कि आप बैठ के लोगों को डिस्कस करें, वो क्या, वो क्या, वो क्या, सुना, देखा नहीं। ये सबसे छोटी कैटेगरी है इंसान की जहाँ पे वो बैठ के लोगों को डिस्कस करता है। उससे जो थोड़ी सी अपर कैटेगरी होती है, जो थोड़े से सुलझे हुए लोग होते हैं, वो इवेंट्स डिस्कस करते हैं कि क्या इवेंट गुजरा, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या बात हुई। और अपग्रेडेड लोग होते हैं ना, वो आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। अब बैठे हैं, कुछ ना कुछ बात तो करनी है आपने, इंसान बैठा ही इसलिए कि एक दूसरे से बात करे, लेकिन वो बात करने में नेकी कमा रहा है या बुराई कमा रहा है, ये अब उसके ऊपर है। इसी बात पे एक ब्रेक लेते हैं। बात यहाँ पे बहुत गर्म हो रही है और बड़ी सही बात हो रही है। अगर आपको समझ आए और अगर आपको समझ आ रही है तो आप अपनी कॉल भी शामिल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। आप लाइव कॉल करेंगे तो हम आपकी कॉल, आपका सवाल अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, मगर ये टॉपिक ज़रूर सुनिएगा और इसमें हिस्सा लीजिए। गीबत से बचें, गीबत से। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। आज हम बात कर रहे हैं गीबत और चुगली के ऊपर। ये हमारा टॉपिक है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये क्या तरबियत की नाकामी है जो लोग गीबत और ये चुगलियाँ करते हैं? ये ना एक आपके अंदर एक मनफी सिफ्त है बेसिकली। बहुत सारी इंसान के अंदर ना मनफी सिफात होती हैं। हसद होता है, बिल्ट इन है ये चीज़ें हमारे अंदर। नफ़रत है, शहवत है, हसद है, बखीली है, कंजूसी है, ये हमारे अंदर ना बिल्ट इन है। और कुछ हमारे अंदर बिल्ट इन अच्छी चीज़ें भी हैं, मोहब्बत भी है हमारे अंदर, हिल्म भी है हमारे अंदर, हया भी है हमारे अंदर, शर्म भी है, ये सब चीज़ें हैं। ये चिप हमारे अंदर मौजूद ये चिप अंदर आपके मौजूद है। अब इसकी प्रोग्रामिंग आप वक्त के साथ साथ करते रहते हैं कि क्या चीज़ें जिनको आप दबा देते हैं, क्या चीज़ें आप जिनको निखार लेते हैं अपने अंदर। अच्छा, आपको अच्छी सोबत मिल जाए, आपके जो अच्छे औसाफ हैं खुल के सामने आ जाएंगे। अगर आपकी कंपनी ही ऐसी हो कि जहाँ पे 24 घंटे यही कुछ ही हो रहा है, तो लामोहला आप भी उसी रंग में रंगे जाएंगे। आप भी वैसे बोलना शुरू हो जाएंगे जैसे आपके इर्द गिर्द के लोग बोल रहे हैं। तो इसलिए ये इन चीज़ों के ऊपर ना बड़े गौर करने। हम लोग बग़ैर सोचे समझे किसी की हाँ में हाँ मिला देते हैं। कोई कहेगा ना हाँ वो तुमने सुना, वो कहेगा हाँ मेरा ख्याल है मैंने सुना है, हालांकि ना भी सुनो। अब ये गीबत के ना दो पहलू हैं। अच्छा, एक तो है कि आपको किसी बात पर यकीन हो कि ये वाकई ऐसा है, ये मैंने बुराई देख रखी है उसके अंदर, मतलब कंफर्म बात है। कंफर्म बात है ये। हाँ। कि ये मैंने देख रखी है और ये बुराई है उसके बीच में और मैं उसका चर्चा कर रहा हूँ उसकी गैर मौजूदगी में। ठीक है। एक ये है कैटेगरी। एक ये है कि मैं कंफर्म भी नहीं हूँ, सुना है कि वो रातों को गायब होता है, सुना है, देखा नहीं है, या जो देखा है वो कंफर्म नहीं है। वो मुझे याद है, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, अशफाक साहब ने एक छोटा सा वाक़या सुनाया था कि हमारे इलाके में ना एक खातून बड़ी मॉड स्क्वाड आके ठहरी और बड़ी खुशबुएं लगाती थी और हर वक्त उसके घर से भी खुशबुएं आनी, और एक लंबी गाड़ी वाला ना उसको हफ्ते में 2-3 बार मिलने के लिए आता था। हमने कहा ये जो औरत है ना ये कुछ करैक्टर की ठीक नहीं लग रही। आय हाय। तो वो कुछ अरसे बाद ना, कुछ माह के बाद उस औरत का इंतकाल हो गया। अच्छा। कहते हैं महल्लेदारी थे, हम गए तो अब जो हमारे इम्प्रेशन था कि भाई वो औरत इस तरह की है, लेकिन जब हम गए तो एक अजीब सी दास्तान पता चली कि उस औरत को स्किन कैंसर था। आय हाय। और वो अगर खुशबुएं नहीं लगाती थी तो उसके जिस्म से बदबू आती थी। आय हाय। और वो जो बंदा उसको लंबी गाड़ी पे मिलने के लिए आता था वो उसका डॉक्टर था जो उसका इलाज करता था। आय हाय। अब देखें कि कहानी क्या थी और लोगों ने क्या इम्प्रेशन लिया और इम्प्रेशन को बैठ के डिस्कस किया और वो उन्होंने सिर्फ बुराई कमाई और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मतलब पहले जजमेंटल हुए ज़बरदस्ती का, ज़बरदस्ती फिर का उसके बाद उसकी ज़ात, उसकी पहलू, उसकी ज़िंदगी को लेके 4 दोस्तों में डिस्कस किया, 4 घरों में डिस्कस किया और उसकी ज़िंदगी जो है ना जीती जागती जो है ना वो एक अजाब में कर दी। अब देख लें कि वो ऐसी थी ही नहीं, वो बेचारी किसी बीमारी में मुब्तला थी। अब ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये तो यूँ समझें कि अल्लाह ताला ने बड़ा सख्ती से कहा हुआ है कि आप ना दूसरे के ऊपर बोहतान लगा रहे हैं कि आप कंफर्म ही नहीं है किसी के बारे में और फिर आप उसके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं। क्या कंफर्म हो जाए अगर कोई बात किसी के बारे में,
तो क्या तब भी ये सही है कि हम 4 लोगों में बैठ कर डिस्कस करें और बोले यार ये तो बात कंफर्म हो गई है, ये तो सिर्फ कहानी एक पकड़ी गई है। गुंजाइश है छोटी सी, जहाँ अब पे जैसे आप वो बात करें। खलील रहमान कमर साहब का केस जब वो कंफर्म हुई, वो बात हुई और जब उनको उठा के लेके गए, जो भी कहानी उनके साथ की एक स्टोरी, एक ट्रैक चला, तो उसको लेके हर घर में डिस्कस हो रहा था, हर जगह पे बात हो रही थी, हर सोशल मीडिया की खबर ये तो असल में एक इवेंट था जो आ गया मंजर यहाँ पर, तो डिस्कस तो और उसी तरह हो रहा, तो ये भी गिबत में होगा। ये इवेंट हो गया ना जी। अब पर्सनालिटी डिस्कशन ये होती है कि चीज़ बाहर मशहूर नहीं है और हम करते जा रहे हैं उसकी बात। जिस चीज़ का प्रूफ हो जाए वो तो जुर्म बन गया ना एक किस्म का। वाज साहब कहा करते थे जुर्म और गुनाह में एक फ़र्क है, क्या? कि जुर्म साबित होने के बाद जुर्म होता है, अच्छा। और गुनाह साबित ना भी हो तो गुनाह होता है। अरे वाह। और जुर्म गहरी की बात सज़ा है, गुनाह की इंसान माफ़ी मांग सकता है। वाह। गुनाह जुर्म की सजा है, जुर्म की गुनाह सजा की है, इंसान माफी मांग सकता है। गुनाह बड़ी की प्यारी इंसान बात माफ़ी बोली। मांग सकता है। अल्लाह ताला ने इसको अपने यहाँ गुंजाइश दी। क्या बात है। अब एक कॉल है, शामिल करना चाहूंगी जी, काशिफ साहब। बिस्मिल्लाह। याया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम याया भाई। वालेकुम फिजा बहन कैसी हैं? बड़ा दिल से प्रोग्राम करती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत अच्छे टॉपिक चाहती हैं। साहबजादा साहब को बहुत सलाम हो, और यकीन करें कि साहबजादा साहब हमें हमारे माशरे को ऐसे प्रोग्रामों की जरूरत है। मैं एक बात लेके चलना चाहता हूँ, लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन बात ये कि हमारा जो कौमी वसीला बनी है ना, हम डिस्कशन में जो बातें कर रहे हैं, हम बड़ी अनप्रोडक्टिव बातें कर, एक दूसरे के मामला को डिस्कस कर रहे हैं, किसी के घर को डिस्कस कर रहे होते हैं, किसी ऐसी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं जिसमें लोग की बुराई, गीबत, नेगेटिविटी होती है। तो मैं साहब से ये सवाल कर रहा हूँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल है सोशल मीडिया का जमाना, क्योंकि एक बंदा एक बैठ के बात करता है, पूरी माशरे में बात फैलती है। अब हमारा शऊर नहीं होता कि जिस बंदे ने क्या बात की उसके पीछे क्या एजेंडा है, क्या वो सोच रहा है, वो हम उस फसाद के अंदर आ जाते हैं जो करता है। अब ये शऊर मुझ में कैसे पैदा हो कि एक शख्स बैठा हुआ है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है और हम उसको फौरन आगे कर देते हैं, उसकी बात सुन लेते हैं, उसको जज नहीं कर पाते। तो व्हाट इज द वे टू जज इट? थैंक यू सो मच। मुश्किल सा सवाल है वैसे, नहीं, बड़ा बहुत ही किया अच्छा सवाल, है जवाब दे। कि हम सोशल मीडिया के ऊपर बगैर सोचे समझे किसी भी बात को पकड़ के उसकी खाल उतारना ऐसे शुरू ही कर है। देते हैं। और हुक्म तो ये है कि दूर से रोशनी देखो ना तो आग ना समझो, पास जाके देखो तो भी आग ना समझो, जब तक उसकी हिद्दत महसूस ना करो तब तक उसको आग भी ना कहो। यानी कि रिसर्च इस हद तक कहती है कि आप जब तक किसी चीज़ के बारे में इतने श्योर ना हो जाएं तब तक आप किसी बात को डिस्कस भी ना करें। वाह। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ सुनी सुनाई बात जो है ना, ये आगे कान पड़ी और चलना शुरू हो गई। हाँ। और वो जैसे बचपन में गेम नहीं खेलते थे कि 15-20 बच्चे बैठ गए, एक ने कान में कुछ कहा, उसने कुछ कहा, करते 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 जब 15 बच्चे तक बात पहुँचती तो पता नहीं क्या बन गई होती है। ऐसे ही है। तो ये गिबत भी ऐसे ही ट्रैवल करती है। सर ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे सोशल मीडिया पे कुछ खबर किसी के बारे में कभी कोई छाप देता है, ठीक है, कभी किसी की शादी की खबर हो जाती है, कभी किसी की औलाद की कोई खबर कर देते हैं, कभी किसी की डेथ की कोई हाँ खबर, जी, बिल्कुल और वो जी। इस तरह से फैलना चलना शुरू हो जाती है कि बस लोगों को यकीन आ जाता है कि भाई ये है, हर कोई अपना स्टेटस, हर कोई उस स्टोरी को शेयर कर देता है, रीपोस्ट कर देता है, तो इस पर तो इन्फॉर्मेशन कोई होती भी नहीं, तो ये भी तो बुराई और गिबत में शामिल होगी या नहीं? ये मैं आपको बता दूं, ये इतनी ख़तरनाक बात है ये कि, और इसकी सज़ा भी सुन लें आप। अच्छा। हाँ, ये छोटी बात नहीं है कि आप ख़बर की तस्दीक किए बगैर किसी ख़बर को आगे फैलाना शुरू कर दें। ये भी गिबत में आती है बात कि किसी ख़बर की तस्दीक किए बगैर आप उसके ऊपर भागना शुरू कर दें। किसी ने कहा कि वो गधा तुम्हारा कान ले गया, तो वो गधे के पीछे भागना शुरू हो रही है, हाथ लगा के चेक तो कर ले कान तेरा है भी तेरे साथ के नहीं है। यस। तो Yes, हम लोग ना ये काम कर रहे हैं। और अगर आपकी कही भी बात से माशरे में बुराई फैल रही है जी। तो ये बात याद रखें, जितनी बड़ी बुराई होगी उतना ही बड़ा आपका गुनाह होगा। जितनी छोटी बुराई होगी, बंद कमरे में की हुई बात की छोटा गुनाह है। कुछ लोगों की तो आदत ये भी होती है काशिफ साहब, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी बेगमों की बहुत बुराइयां करते हैं 4 दोस्तों में बैठ के, यार तेरी वाली अच्छी है, हमारी वाली तो ऐसी है, यार तेरी वाली तो तुझे हांडी दे देती है बना के, मैं जाता हूँ तो मुझे कहती है खुद पका लो। मतलब इस तरह की बुराई, अगर कोई अच्छी बुरी नाचाकियां चल भी रही हैं, आपको नहीं लगता कि वो 4 दीवारी में 4 दोस्तों में बैठ के करने वाली नहीं है? का वो कहता हूँ कि मर्द ही नहीं है जो अपनी बेगम को बैठ के कहीं डिस्कस करे। एक बंदे ने कहा कि बहुत प्यारी बात रिपीट करें,
वो मर्द ही नहीं है जो अपनी बेगम को 4 दोस्तों में बैठ के बिल्कुल डिस्कस करे। मेरी बड़ी दोस्त है, ये आपको मैं क्या बताऊं इसको कैसे कैसे बगैरती तकलीफ में कहता इस वजह हूँ से। और मैं इसको वाहियाती कहता हूँ, बिल्कुल खुले अल्फाज में कहता हूँ कि वो बिल्कुल नामर्द इंसान है जो अपने दोस्तों में बैठ के। एक शख्स ने सरकार दो अलैहि वसल्लम के दौर में थे साहबी, उन्होंने कुछ आप अपनी बीवी को डिस्कस ही क्यों कर रहे हो 4 दोस्तों में? पहले तो तुम ये बताओ मुझे। मैं ये आपको भी बताऊं जी, उसने कहा कि जी कुछ ऐसे वाकयात हुए कि मैं अपनी बेगम को डाइवोर्स देना चाहता हूं, तलाक देना चाहता हूं। अच्छा, उन्होंने कहा क्या हुआ है ऐसा? उन्होंने कहा चूंकि वो मेरे अकद में है, मैं इसलिए उसके खिलाफ बात नहीं करना चाहता। अच्छा, कुछ दिनों बाद उस तलाक दे दी और वो औरत अपने घर चली गई। फिर दोस्तों ने पूछा कि अब तो बता दो, अब तो वो अपने घर चली गई है, बात क्या थी? अब तो वो निकाह में भी नहीं है। हाँ, अब तो वो निकाह में भी नहीं। उसने कहा अब वो मेरे लिए गैर महरम है, इसलिए नहीं मैं बता क्या सकता। बात है काशिफ साहब, देखें ये है असल आपका दीन, आपका इस्लाम जो। अच्छा, अब यहाँ पे एक दूसरा पहलू भी डिस्कस करते थे। औरतें भी करती हैं, सारा दिन फ़ोन मिलाती हैं, यार आया नहीं, मुझे लगता है पता नहीं क्या, किसी लड़की के चक्कर में अपने दोस्तों में बैठा रहता है, पता नहीं क्या, अम्मी बताए ना क्या करना है, और सास ने ऐसे किया, यूँ किया, मैं नहीं पकाऊंगी खाना, बना सकती थी मगर बनाया नहीं। उसको अपनी बेटी को तो बना के दे दिया, अंडा तल दिया, मुझे नहीं तल के दिया, मैं भी चाय नहीं बना के दूँगी। फिर इस हालत में क्या करना है? ये भी गीबत में है। ये बिल्कुल गीबत में है। देखें, तस्हीह तो करना ना तो नॉर्मल कर रही होती है काशिफ साहब। बिल्कुल कर रही है। आपको पता है कि इसकी भी सजा बताए ना, जहन्नुम के एक दर्जा है जो सिर्फ गीबत वालों के लिए है। जहन्नुम का एक दर्जा है। और सरकार दो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत करने वाला, चुगली करने वाला पुल के ऊपर ही रोक दिया जाएगा कि तू वापस जहन्नम में जा, तू तेरा गुनाह ही बहुत बड़ा है। पुल सरात के ऊपर से जब हाँ, गुजरा जाएगा उस वक्त ही रोक दिया जाएगा। उस वक्त ही रोक दिया जाएगा कि तेरा मकाम ही जहन्नम का है, तू उधर जाएगा क्योंकि तूने ये काम किया है। वो कहते हैं ना कि ये जुबान है जो आपकी, ये आपको जन्नत में भी लेके जा सकती है, जहन्नम में भी। आपका टाइम तो यहाँ पर हमारे साथ 2 ब्रेक का था, मगर आप इतनी अच्छी गहरी बात समझा रहे हैं लोगों को, और हमारा मकसद यही होता है कि हम कुछ सीखें और लोगों को सिखा दें जी। तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं चाहूँगी इस मौजू को थोड़ा सा और हम एलैबोरेट करें, हो सकता है किसी की रहनुमाई हो जाए। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने अभी डिस्कस की कि पुल सरात से बंदे को गुजारा नहीं जाएगा, पहले ही कह दिया जाएगा कि तू जहन्नम में, तू जा जहन्नुम में जा, तेरे लिए जहन्नुम ही मुकर्रर है। गीबत करने वालों, चुगली करने वालों, तुम लोगों के लिए। ये मैं नहीं कह रही, ये दीन कहता है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, एक और दिमाग में मेरे बात जो थी वो सवाल उठा ब्रेक पे। मैं ये सोच रही थी कि जो हम किसी का स्क्रीनशॉट या जो चैट हम कर रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, किसी सामने दूसरे बंदे को मोबाइल पे फ़ौरन उसको भेज देते हैं, ये भी डिजिटल गीबत में शामिल होता है एज़ फार एज़ आई थिंक। आपसे मैं पूछना चाहूँगी, है ऐसा? बिल्कुल है जी ऐसा। अच्छा, आप पहले मुस्कुराते हैं। बात ये है कि देखें, ये जो सोशल मीडिया है ना पूरे का पूरा, हाँ, ये इसका जो एल्गोरिदम है वो इंसान की इसी सिफ्त के साथ ही डिज़ाइन हुआ है कि दूसरों के घरों में चाती मारना, झांकना क्या कर रहा है कोई, किस तरह से कोई कर रहा है, खिड़कियों से देखना, छतों से झांकना। तो ये पूरा फेसबुक, ये पूरा जितना सोशल मीडिया है ना, वो बेसिकली इंसान की इस सिफ्त को लेके डिज़ाइन हुआ है कि वो उसको खोलेंगे। ये हालांकि कोई कंसर्न नहीं होगा इस बात से। हमारे पूरे पाकिस्तान में, दुनिया भर में जो फैमिली व्लॉगिंग है वो सिर्फ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चलती है, ये देखने के लिए कि किसी के घर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और वो दिखा रहे हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है। हमारे घर में क्या, क्योंकि उनको पता है कि लोगों की ये सिफ्त है झांकने की, जानने की, कान लगा के दीवार से सुनने की कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है। तो ये वो हमने कहा इंसान की जो मनफी खसूसियात है ना, ये उनमें से एक है। गिबत करना, ये जानना, टो में लगे रहते हैं भाई। ये जो हम मोबाइल पे किसी की आवाज़ डब कर लेते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम वो वॉइस रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं दोस्तों में या कहीं बैठ के ऐसे सुनाते हैं। सपोज मैंने आपको किसी थैंक यू की या किसी आपने मेरे ऊपर कोई एहसान किया, मैंने आपको एक वॉइस भेजी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे जैसा नेक इंसान मैंने नहीं देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी ये मदद की, ये की, मैं दुनिया में मतलब सबसे बड़ी आपकी एहसान। ये आप वॉइस 4 लोगों में बैठ के देखें, मैंने इस बच्ची का काम किया था, इसने देखो मुझे क्या भेज, ये क्या शामिल होगा, ये किस चीज़ में होगा? ये भी कोई बुराई गीबत की कहानी है या अपनी नेकी उठाकर तो कुएं में फेंक दी जिसने ये किया।
आपने किसी के एहसान को शुक्रिया अदा किया है, किसी को प्रेज़ किया है, किसी की अच्छी चीज़ को प्रेज़ किया है। अब जिस इंसान की वो प्रेज़ आई है और वो उसने उठा के तो चौक में लगा दी है कि भाई ये देखो ये फ़लानी चौरंगी में मेरा लगा हुआ है और फ़लाँ शख्स ने मुझे प्राइवेटली ये मैसेज किया है, ये उसकी चैट देखो, स्क्रीनशॉट फ़लाँ को आगे भेज दिया, ये देखो उसने कितनी तारीफ भले की अपनी है। नेकी गिनवाने के लिए वो कर रहा है, ये मगर नेकी फिर भी नहीं दिस इज नॉट द है, ये राइट। नेकी नहीं है, अच्छा, नेकी नहीं है ये शोहरत का कीड़ा है, ओ, ये उसका वायरस है, ये शोहरत का कि अच्छा। फ़लाँ बड़े शख्स ने देखो मेरी ये बात की है तो मैं कितना अजीम आदमी हूँ, कितना मशहूर आदमी हूँ। तो ये भी मनफी, ये शोहरत है ना, इसका भी एक मनफी रुझान होता है। भाई साहब कहा करते थे कि शोहरत के लिए काम ना करो, कोई काम करो अल्लाह शोहरत दे दे तो बड़ी अच्छी बात है। दो एस्पेक्ट है ना। फिर जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, सपोज मैं और आप बात कर रहे हैं, तो मेरी और आपकी बात की जो गुफ्तगू है उसमें से इस गीबत, इस बुराई और दूसरे लोग जो प्रेजेंस नहीं है उनको हटा के कैसे टॉपिक को हम फिर डिस्कस किया करें। कुछ एक जी ऐसी हाँ, एग्जांपल ये तो मैं बता आपको दें बता ताकि रहा हूँ। सुनने देखिए, वालों को, हम ये तो कह रहे हैं ये बुराई ये बुराई ये बुराई, एक प्रैक्टिस भी बता दें ज़रा। जी देखें, सबसे जो अच्छी बात होती है ना कि आप जैसे गिबत एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, हम गिबत के पहलुओं पे बात कर रहे हैं, गिबत की चीज़ों पे बात कर रहे हैं। जब से बैठा हूँ मैं, मेरा ख्याल है मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, नाम लिए बगैर मैं सिफ़ात डिस्कस कर रहा हूँ, मैं उसके वाक़यात डिस्कस कर रहा हूँ, मैं उसके प्रॉस कौन सब पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसलिए कि ये शायद मेरी ऑब्ज़र्वेशन है लोगों से, जो पढ़ा है मैंने, जो मैं देख रहा हूँ माशरे में होता हुआ, ये मेरी एक अपनी ऑब्ज़र्वेशन है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इवेंट्स डिस्कस किया करें, आइडियाज़ डिस्कस किया करें। अच्छा। पर्सनैलिटी डिस्कस करना तो बहुत ही मायूब बात है। सिर्फ किसी की भी। एक गुंजाइश है क्या कि जहाँ पर गिबत पॉजिटिव हो सकती है? हाँ, वो सिर्फ होती है कि अगर आपसे कोई मदद मांगे कि मैं फ़लाँ शख्स से अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, आप उन्हें जानते हैं तो हमारी मदद करें, वहाँ पे आपको इजाज़त है कि सच बोल दें। अगर आपको पता है वो लड़का ठीक नहीं अगर है, आपको पता है कि वो लड़का, हाँ बिल्कुल, नशे में और मुब्तला है, उसमें भी ऐसा कुछ। झूठ नहीं, वहमा नहीं, बोहतान नहीं, हकीकत जितनी पता है, जितनी पता है उससे ज़्यादा। या फिर अगर ये पता है उस इंसान को कि मैंने सुना है, तो क्या यहाँ पे ये बोल सकता है कि ये मैंने सुना है बट आई एम नॉट श्योर? बिल्कुल, ये कह सकता है, ये कह सकता ये है, कह सकता है, अच्छा, ये कह सकता है, ताकि वार्निंग हो जाए कि भाई आप warning अपनी हो जाए, तहकीक कर इसमें लें, किसी मैंने तो ये की सुना है। बेटी का मामला है, हाँ, कोई एक पॉजिटिव एंगल है इसका, अच्छा। सिर्फ इतनी गुंजाइश है, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आप चाहे इसको किसी पार्टी में बात करें, आप चाहे महफिल के अलहदा बात करें, फ़ोन पे बात करें, चैट में बात करें, फेसबुक पे बात करें, जहाँ पे भी बात करेंगे, जितनी बड़ी बात जाएगी उतना बड़ा ये इसका बन काशिफ जाएगा साहब, ये गुब्बारा। टो लेना क्या होता है? इसी का मुझे लगता है इसी का कोई एक शेड है, मगर आई रियली वांट टू आस्क अबाउट दिस एज वेल, कि ये जो हम टो ले रहे होते हैं कि फ़लानी जो है वो वहाँ गया, उसने क्या किया, वो उधर गई, इसने क्या किया, वो उससे मिला कि नहीं मिला, वो ख़ानदान वाले उसको पूछते हैं कि नहीं पूछते। अच्छा, कोई एक औरत होती है घर में जो हर एक के रिश्तेदारों के घरों में जाके हर एक की टो लेती है, फिर किसी के घर जाके किसी की बात करके आ जाती है, उसके घर उसकी बात करके आती है, और उसके पास सबकी इन्फॉर्मेशन होती है, और उसके पास पूरे जितने रिश्तेदार हैं ना फ़ोन करके या उससे मिलना पसंद इसलिए करते हैं, चाय साथ पीना इसलिए पसंद करते हैं ताकि उससे बाकियों की टो मिल सके। तो ये जो टो लेना है ये भी कोई गीबत का पहलू है? हाँ, और उसको ये बात समझ नहीं आ रही होती है सुनाने वाले को कि ये जो सुनने के लिए आ रहे हैं ना, ये बाद में उसके लिए क्या कह रहे हैं, जिससे सुन के आ रहे हैं, उसका क्या इंप्रेशन है, जिसके पास आप चाय पीने के लिए जा रहे हैं कि भाई ये बड़ी बातें सुनाती है। मतलब जैसे मैंने तो देख रखा कि जो मोहल्ले में घरों में काम नहीं करती माइयाँ इधर उधर, कोई एक आध होती है, कोई एक आध ऐसी होती है जिसके पास पूरे मोहल्ले की जो है इन्फॉर्मेशन होती है, और वो हर घर में जाके हर घर की बात सुना रही होती है। अच्छा, वो अब लोग जब उसको सुन रहे हैं, कह रहे हैं, तो उसके बाद कहते हैं इससे बचना, ये बहुत ख़तरनाक औरत है, इसके सामने कोई बात नहीं करनी, इसको दूर करो, ये उधर की बात सुना रही है तो ये इधर की भी सुनाएगी। तो ऐसे बंदे का पर्सनालिटी का अपना मेयार गिर जाता है,
उसकी बात के अंदर कोई वर्थ नहीं रह जाती। क्या बात, उसकी ज़ुबान जो है ना वो काबिल एतमाद नहीं रह जाती, ज़ात भी उसकी। काशिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी रहनुमाई की हम सब की। आज ये जो टॉपिक था, जिस तरीके से हमने डिज़ाइन किया था, इस पर सबसे अच्छी गुफ्तगू और सबसे अच्छे तरीके से आप समझा सकते थे और आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारी रहनुमाई की। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गीबत और चुगली जो है गुनाह कबीरा है, मगर मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों करते हैं। ब्रेक के बाद आपसे मिलते, जब तक के कोशिश कीजिए, सोचिए दिमाग में ब्रेक में कि कैसे बचना है इससे। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि हिजामा जो है, जो कि सुन्नत भी है, लोग करवा रहे हैं, करवाते आ रहे हैं, और इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हिजामा के बारे में पता भी नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिजामा जो करवा रहे हैं उनको इसकी सही इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती, लाइक किस टाइम पे करवाना है, कौन सी तारीख़ों में करवा सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि जब अगर हम हिजामा करवाएंगे हमारे जिस्म का खून निकलेगा तो फिर हमें खून की कमी हो जाएगी। ऐसे बहुत से सवाल जो हैं वो उठते हैं, मगर इन सारों के सवाल देने के लिए, जवाब देने के लिए जो मेहमान जो हमने यहाँ पे मधु किए हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी, और वो लाइव आपको यहाँ पे हिजामा करके भी दिखाएंगे और बताएंगे कि किस किस जिस्म के हिस्से का जो हिजामा है वो किस किस तरीके से आपके जो है ना वो इलाज के लिए कारआमद हो सकता है। हमारे पास मौजूद है प्रोफेसर हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब, हमारे शो पे आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया आप लोगों का, आपने दोबारा मौका दिया। तो आज सबसे पहले मुझे बताइएगा कि हिजामा कपिंग थेरेपी ये होता क्या है, हिजामे की कितनी इकसाम होती है, ज़रा देखने वालों को बताइए। सबसे पहली बात तो ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और जहाँ पे बात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ जाए तो उस पर तो 100% नहीं 200% हमारा यकीन होना चाहिए कि ये हमारे लिए इलाज सबसे बेहतरीन इलाज है। फिर इसको आसमानी इलाज भी कहा जाता है, बाकी जितने भी इलाज हैं वो ज़मीनी इलाज हैं। ये आसमानी इलाज है क्योंकि जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो वहाँ पर जिस भी आसमान से गुजरे तो फरिश्तों ने कहा हमारे प्यारे नबी आपने नीचे जाके हिजामा ख़ुद भी करवाना है और लोगों को भी हिजामे की दावत देनी है। और फिर उसके बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया, ठीक है। और उसके बाद जब हिजामा करवाया तो उससे जो है ना लोगों को ये पता चला कि इसके अंदर कितने फ़वाइद हैं। फिर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 चीज़ों में शिफा है, शहद, आग के दागने और हिजामा लगवाने में। लेकिन आग के दागने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, पसंद नहीं किया। अच्छा। इसी तरह एक और रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हिजामा जो है ने रिवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजामा 17, 19 और 21 तारीख को लगवाना चाहिए चाँद की। इसमें जो खून की गर्दिश है वहाँ पे खून का जो बहाव है वो बेहतरीन जो है वहाँ पे हिजामा होता है। अगर आप कभी 17, 19 और 21 3 तारीखों में हिजामा करवाएं तो उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। 17, 19 और 21 चाँद की तारीखें, चाँद की तारीख। अच्छा, चाँद की तारीख मेक श्योर 17, 19 और 21। इसमें कहा गया कि उधर उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें अगर हिजामा कराते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फौरी तौर पर रिजल्ट मिलता है। अच्छा, और ये किस तरह से जिस्मानी बीमारियों के इलाज के लिए मुफीद हो सकती है ये स्पेशली हिजामा, ज़रा बताइएगा। हिजामा जो कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा इसका पेशेंट आता है, तो ये सबसे पहले तो आप मोहरों के इलाज के लिए, पट्ठों को खिंचाव के इलाज के लिए, जैसे इसमें अलकाहिल एक पॉइंट लगता है, यहाँ पे आज इंशाल्लाह हम करके भी दिखाएंगे। उसमें जो रिवायत आती है कि 72 बीमारियों का इलाज है, 72। अब 72 हम गिनना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ बनती हैं, तो उसमें इलाज है। और जब भी आप हिजामा करते हैं इसमें शैटिका पेन का बड़ा बेहतरीन इलाज है, कमर के दर्द का बड़ा बेहतरीन इलाज है, और बहुत ज़्यादा आजकल पेशेंट है। ब्लड प्रेशर हाई हो उसका बड़ा अच्छा इलाज है, एंजाइटी का बड़ा अच्छा इलाज है। फिर चेहरे के ऊपर दाने हो, चेहरे को साफ करने के लिए चेहरे का हिजामा करवाया जाए। मैंने फेस का हिजामा करवाया हुआ है, मुझे इसका एक्सपीरियंस है। मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया था। अभी कराए हुए तो साल हो गया फेस का, मगर मुझे इतना अच्छा ग्लो मिला था। और मैं आपको बताऊँ, मैंने तो हिजामा हफ्ता कराया तो दूसरे हफ्ते फिर चली गई थी मैं डॉक्टर के पास कराने के लिए कि एक लेडीज़ थी वो,
तो मैं उनके पास दोबारा चली गई, मैंने कहा ये अभी दाग हल्के हो गए हैं, तो मैंने कहा कि मेरा भी गैप है, मैं छुट्टियाँ ली हुई है काम से, तो एक और हिजामा कर दे फेस का। हमने कहा इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम लेके करेंगे, नेक्स्ट मंथ आपको कर देंगे। मगर इतना अच्छा ग्लो आया था मुझे फेस के हिजामे से। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल करूँगी, फिर उसके बाद मैं चाहूँगी आप हिजामा भी दिखाएं। ये सवाल के जवाब आप ब्रेक के बाद दीजिएगा। ये जो जादू है, क्या सुना है मैंने कि जादू का भी कोई इलाज है हिजामे में, तो ये आप ब्रेक के बाद मुझे इलैबोरेट कीजिएगा, ठीक है? एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। आज हम आपको यहाँ पर लाइव करके दिखाएंगे हिजामा और सब तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से बेहतर है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है। वैसे है ये सुन्नत, कराना ज़रूर चाहिए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, हम आपको लाइव यहाँ पे हिजामा करके बताएंगे कि क्या सही तरीका होता है, किस एक्शन से, किस तरीके से इस हिजामे को जो है किया जा सके, क्योंकि कुछ लोग सही नहीं करते और लोग उसका जो है ना फिर रिएक्शन सही नहीं होता, तो उस वजह से मुझे लगता है कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है। तो सही जगह जाएँ, सही जगह चुने। अच्छा, मैंने आपसे सवाल किया था कि हिजामा जो है, मैंने सुना कि जादू के लिए भी बड़ा कारआमद है, इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जादू के लिए इसका बड़ा ही बेहतरीन इलाज है। और इसके लिए जब हम हिजामा करते हैं, एक तो उसका पॉइंट होता है यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे दिखा सके कैमरामैन, तो ये वाला इसका पॉइंट जादू का बनता है। ठीक है, मतलब ऐसे आपने बालिश लेके यूं नाप, हाँ जी, नाप तो लेना ये जो पॉइंट आया है उधर ये हिजामे का पॉइंट है। और इसमें हमने करना क्या है, एक तो साथ रुकिया शरिया, ये जो दुआएं हैं, चंद आयात निकाली गई हैं कुरान मजीद से जिसमें शिफा है। अच्छा। वो हम फिर साथ मोबाइल पे या रिकॉर्डिंग लगा देते हैं, साथ फिर हम हिजामा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत सारे पेशेंट जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी आप सबसे पहले जो हिजामा करने लगे वो किस जगह का? ये जी क्या ये अलकाहिल का पॉइंट है, जिसको 72 यानी कि 72 बीमारियों का इलाज इसके अंदर है। अच्छा। ठीक है, अगर आपने देखा हो तो बड़े जब भी किसी बुजुर्ग के पास जाएं आप, तो यहाँ पे थपकी देते हैं अक्सर जी। आप अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती। तो हाँ। ये थपकी देखें, इसमें क्या ज़बरदस्त सिस्टम है कि यहीं पे वो पॉइंट है, और यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद इंसान बड़ा रिलैक्स फील करता है, बहुत सारी बीमारियों से उसकी ना जान जो है वो छूट जाती है। वाह वाह वाह। तो आज हम आपको ये अलकाहिल का पॉइंट और इसके साथ 2 पॉइंट लगा के इंशाल्लाह दिखाएंगे। ठीक है। ये क्या है, पानी है या रोज़ वाटर? हाँ जी, ये इसमें ना डिटॉल होता है। ये स्टेरलाइज करने के लिए पहले जिल्द को अच्छी तरह साफ़ किया जाता है। अच्छा। ताकि कोई भी ऐसा अगर कोई चीज़ लगी हुई है वो साफ़ हो जाए, उसके बाद हिजामा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये जैतून ऑयल है, ये लगाया जाता है। प्योर जैतून ऑयल? जी बिल्कुल, प्योर जैतून ऑयल। ठीक है। ये घर पे खुद करने की कोशिश ना कीजिएगा, ये स्पेशली जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे एक तो हमेशा। अच्छा, मैं पहले बता देती हूँ नाज़रीन, यहाँ पर अभी कुछ खून के मनाजिर जो है वो टीवी पे ऐसे लाइव नशियात होंगे। अगर आपको किसी को तकलीफ़ है, किसी की तबीयत में ऐसा इशू होता है कि कोई खून नहीं देख सकता, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर कोई ऐसे किसी को पेशेंट को या किसी इंसान को तकलीफ़ है खून देख के, तो प्लीज़ हमें स्विच कर लीजिए। जी सर। क्योंकि हम तो ये लोगों की रहनुमाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गलत जगह जाते हैं, पता नहीं होता कौन सी जगह से हिजामा, किस तकलीफ़ के लिए हिजामा, इस वजह से आपको बता रहे हैं। ये देखें उन्होंने ये आप बताते भी जाएं सादा, ये जो जी सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे हमने एक डेमो दे रहे हैं। अदरवाइज़ का तरीका सही होता है कि हमारे क्लिनिक के ऊपर इसके इंस्ट्रूमेंट सारे पूरे होते हैं, सारी चीज़ें। यहाँ पे भी हम कोशिश की है कि सारी चीज़ें लेके आएँ अच्छे तरीके से, यहाँ पे इसका हिजामा हो सके। इसको ये बॉटल, ये देखें जी, हमने ये कप लगाया, ये इससे ये गन है। पहले तो सींग लगाते थे, जो सींग थे उसके जरिए किया जाता था। हाँ जी, फिर लगाया जाता था। अब ये देखेंगे ऐसे कप रखा। अब जदीद दौर है तो ये प्लास्टिक के कप मिल जाते हैं। ये देखिए, इसका हम ऐसे वैक्यूम किया है, और अब ये थोड़ी देर तक ये इसके मसाम खुल जाएंगे, और ये हम उसके बाद इसके कट लगाएंगे। हिजामा 2 तरह का होता है, एक होता है खुश्क ड्राई हिजामा, ठीक है, उसमें सिर्फ कप लगा के हमने सिर्फ कप लगाई रखना है, उसके बाद उतार देना है। और दूसरा हिजामा होता है जिसमें ब्लड कपिंग होती है। ठीक है, एक ड्राई कपिंग होती है, एक ब्लड कपिंग होती है। अच्छा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑयल थेरापी भी इसमें आती है। लेकिन ऑयल थेरापी बहुत सारे लोग जो डरते होते हैं या हिजामा करवाना नहीं चाह रहे होते, कट से डरते होते हैं, तो फिर बाज़ औक़ात हम सिर्फ ड्राई हिजामा ही कर देते हैं, उससे अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आप मदीना मुनव्वरा गए थे, आपने वहाँ पे भी जो है आप बता रहे थे, स्टोरी में चाहूँगी शेयर करिए कि आपने किसी का वहाँ पे भी हिजामा किया था। जी बिल्कुल, वहाँ पे डॉक्टर अय्याज शुक्रिया शेख हैं, मस्जिद नबवी के मुअज्जिन हैं, जो सीनियर 3 मुअज्जिन हैं।
तो इनका बड़ा प्रोटोकॉल वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे मैंने उनका हिजामा किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हिजामा करने के बाद एक तो जब हम हिजामा करते हैं हमने जो सीखा हुआ है तो इसमें एक तकलीफ दे अमल कोई नहीं होता। जब मैंने हिजामा किया तो वो बड़े सुकून से लेटे रहे। उसके बाद उन्होंने मुझे बाकायदा इनाम दिया और बड़े खुश हुए और बाकायदा मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, ठीक है, कि आप जब भी आएँ तो मेरा आपने हिजामा करना है। तो इसमें फ्रोज़न शोल्डर हो, जादू का हो, आपका स्टमक का इशू हो, यानी कि बहुत सारे मामलात के लिए हिजामा बहुत अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप हिजामा ही करवा लिया करें 1 महीने या 2 महीने बाद तो आपको ये दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी दवाइयों से शुगर के लिए भी बड़ा अच्छा इलाज है हिजामा। जी मेरे पास एक पेशेंट आ रहा था, वैसे तो काफ़ी आए हैं, लेकिन एक पेशेंट वो उसको इंसुलिन लग रही थी, तो वैसे फिट था, उससे लिवर फैटी था थोड़ा सा। तो मैंने हिजामा किया, तो हिजामा करने के बाद अभी तक 3रा साल है वो सिर्फ हिजामा ही करवाता है 2 महीने बाद और फिट है। हर तरह की दवाई कुछ भी नहीं, दवाई छोड़ दी है, सिर्फ एक्सरसाइज, वॉक और हिजामा। और वो फैटी लीवर ठीक हो जाता है? फैटी लीवर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनका फैटी लीवर था, हिजामा किया और उनका फैटी लीवर। उसका पॉइंट कौन सा होता है? उनके ये बैक साइड पे भी जिगर पॉइंट होता है और फ्रंट साइड पे भी जिगर का पॉइंट होता है। अच्छा। ठीक है, इसी तरह जैसे यहाँ पे ये स्टमक का पॉइंट है, ये इसके पॉइंट अलग-अलग होते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर आपका शैटिक का पेन है उसके पॉइंट अलग है, अगर आपका जोड़ों का दर्द है तो उसके पॉइंट अलग है। हाँ, मैंने अपने घुटने का करवाया था हिजामा। हाँ, तो बाज़ औक़ात हाथ पाँव सुन्न होते हैं, खून काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका होता है, उसके अलग पॉइंट होते हैं। यानी कि इसमें हिजामे में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। कोई टेस्ट भी दिखाने पड़ते हैं आपको हिजामा कराने से पहले, या फिर बस डायरेक्ट कोई भी बंदा आए तो वो हिजामा ऐसे ही करवा सकता है? ये बहुत ज़रूरी है, क्राइटेरिया ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता जी। हालांकि जब भी हिजामा आपने करना है किसी का, जब वो पेशेंट आए तो CBC टेस्ट करवा के आए, उसके बाद शुगर उसकी बहुत ज़्यादा हाई ना हो, फिर उसके बाद उसकी एज ज़्यादा ना हो, कमज़ोर ना हो। बड़ी एज के लोग हिजामा नहीं करवाना चाहिए, लेकिन अगर वो फिट हो। अच्छा। अगर उनकी सेहत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, एमरजेंसी हालत में किसी पेशेंट को हिजामा नहीं करना चाहिए। अच्छा। फिर उसके बाद हामला जो खवातीन है, मर्ग पे बंदा है, वो कह नहीं भाई मैंने इलाज नहीं कराना, मैंने हिजामा कराना, तब तो पॉसिबल नहीं है। नहीं करना चाहिए। इसी तरह हामला खवातीन जो है इनको हिजामा नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में हिजामा बिल्कुल सख्ती से मना है भाई। किसी गांव देहात में करना लीजिएगा, ये सुन लीजिए, दोबारा रिपीट पे बोल रही हूँ, कोई प्रेग्नेंट औरत नहीं कर सकती, ये मना किया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद हो सकता है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जिनका ब्लड जो होता है बड़ा पतला होता है, या वो एस्प्रिन की गोली, डिस्प्रिन की गोली या कोई लुप्रीन कोई ऐसी टैबलेट इस्तेमाल करें जिससे खून पतला हो, ऐसे लोगों का भी हिजामा नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात आप कट लगा देते हैं लेकिन बाद में ब्लड रुकता ही नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को पहले मद्देनजर रखना है। और हमारे यहाँ बड़ा एक ना ये सिस्टम बन चुका है, जैसे आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही पहले कि आपने खुद करना शुरू नहीं कर देना। अक्सर लोग जिनको ये कट लगाना आ जाता है ना, वो समझते हैं हिजामा आ गया। हालांकि इसको टोटल हर चीज़ को पढ़ना पड़ता है, किस जगह पे किस चीज़ का पॉइंट है, फिर आपका हाइजीनिक सिस्टम हो। हमारे आपने देखा बहुत जगह पे ऐसा भी होता है कि एक कप लगाया किट वही धो के दोबारा लगा दिया, तो ऐसी जगह से कभी हिजामा नहीं करवाना चाहिए, इससे तो फिर हेपेटाइटिस पैदा होगा। ठीक है, तो इस तरह जहाँ पे डिस्फ्यूज किया जाता है सामान, आप देखें ये दोबारा यूज होते हैं या धुल के, इनको हम देखें ना, ये देखें हमारे पास कटर है, हाँ जब ये हिजामा कर लेना है, इसके कप हमने साफ करके उसके बाद हमने इसको काट देना है, इसको ज़ाया कर देना है। अच्छा। इसको दोबारा यूज के काबिल छोड़ना ही नहीं है, इसको दोबारा यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसका क्या सीन है? हाँ, ये अब ये देखें, ये तैयार हो गया है। अब देखेंगे इतनी देर बाद अब हम इसके ऊपर ना बिल्कुल माइनर से कट लगाएंगे। ठीक है। तो अच्छा, कोई बंदा कॉन्शियस हो और अपने कप्स जो है वो खुद लेकर आना चाहे तो कहाँ से मिलेंगे कप्स? ये कप मार्केट से मिल जाती हैं आसानी से। फार्मेसी? हाँ, फार्मेसी से भी मिल जाते हैं। आप मार्केट में जाएं, लाहौर में तो बड़ी बड़ी फार्मेसी सबके ऊपर ब्लेड से लगाएंगे कट? हाँ जी, ये बिल्कुल। अच्छा, मैं पहले बता चुकी हूँ, किसी को अगर तकलीफ है खून देखने से तो प्लीज़ आप जो है हमें स्विच कर सकते हैं। और मैं देख रही हूँ, और जब हिजामा कर रहे हो तो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और ये सुन्नत तरीका है, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग की रहनुमाई के लिए, ताकि आपको पता हो कि किस तरीके से। अच्छा, इसकी सुई भी तो होती है ना? हाँ जी, वो निडल भी होती है। जो करवाया था सुई से करवाया था सर। हाँ, वो निडल भी होती है। अच्छा, वो भी आ गई है। वो भी आ गई है ना? लेकिन ये ज़्यादा मारूफ और अच्छा तरीका समझा जाता है, क्योंकि किसी के ऊपर कट गहरा लगाना होता है, कई जिल्द ऐसी होती है के ऊपर बिल्कुल टच करना होता है। और सर ये जो ब्लेड है ये भी आप दूसरा करते हैं? ये स्टेरलाइज ब्लेड है, और ये स्टेरलाइज हो जाता है? ये आता ही स्टेरलाइज है, इसको भी हमने यूज़ करके फेंक देना है। इसको भी फेंक देंगे? ये स्टेरलाइज ब्लेड ये मिल जाता है हर फार्मेसी से। ये भी बंदा अपना फार्मेसी से खुद लेके आ सकता है हिजामा वाले ब्लेड? ये सारा सामान आप खुद लेके आ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। भैया आपको तकलीफ हो रही थी? ऊंचा बोलिएगा, माइक में पूछना चाह रही हूँ,
आपको जब ये ब्लेड से कट लगाए जा रहे थे, क्या नाम है आपका? कोई फील नहीं हो रहा। मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक साहब, कोई फीलिंग नहीं जी, हुई? कोई फील नहीं पता नहीं हुआ? कोई पेन बहादुर है या बस जी, कुछ जो अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग है वो बहादुर भी बताएं, हैं और क्योंकि जिन लोगों ने कराना है। कोई फील नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है, इजी है, Easy है? नॉर्मल है। नॉर्मल है। अब बताइएगा थोड़ी देर बाद जब मैं आपसे पूछूंगी कि अब ये जो आपको, क्योंकि पीछे से खून निकलना शुरू हो गया है, अब कोई तकलीफ का एहसास किसी कोई नहीं, इजी है, कोई इशू वाली बात नहीं है। कोई फीलिंग्स क्या आ रही हैं आपको? इजी है, नॉर्मल है, कोई नॉर्मल वैसे पता नहीं। चल रहा है पीछे कुछ हो रहा है? कोई ऐसा भी नहीं जिस्म है। का दर्द या पीछे गर्दन का दर्द या पीठ में कोई ऐसी रीढ़ की हड्डी में या कहीं कमर में कोई ऐसा दर्द जो आपको लग रहा है वो निकल रहा है? कोई नहीं, toxic ऐसा कोई- कुछ फील नहीं हो रहा, नॉर्मल ही है। अभी बस ऐसा कुछ easy feel है। नहीं है, मैंने इससे easy है। पहले भी करवाया करवाया तो हुआ बहुत अच्छा फील हुआ है। बाद और में अच्छा रिलैक्स फील बहुत करते अच्छा, हैं? बहुत ही जबरदस्त इसके फायदे हैं, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, ये ऐसा होता है बाजों का ना, पेशेंट आता है ये हिजामा निकलना शुरू करवाता हो है गया। तो हाँ। हिजामा करवाते करवाते सो जाते हैं। अच्छा, और जब हिजामा पूरा वो सेशन हो जाता है तो हम उठाते हैं कि आपका हिजामा हो चुका है, आप मैं उठ तो जाएं। सो ही चुकी होती हूँ, मुझे जब भी हिजामा होता है मैं सो जाती हूँ। सही बात कह रहे हैं आप। इसमें बड़ा relax हो जाता है बंदा। एक और चीज़ बताइएगा, जैसे आपने हमें बताया ना कि इन तारीखों में हमें कहा गया है कि जो है हिजामा कराएं 17 और 21, और आपने एक और कही थी 19 17, 19 और 21, ये तारीखें वो चांद हैं की। चांद की, जिसमें हमें हिजामा कराएं तो बड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये सुन्नत तरीका है। ठीक है, उसके अलावा कौन से ऐसे डेट्स हैं जिसमें हमें नहीं कराने चाहिए, महीने हैं जिसमें हमें हिजामा बिल्कुल नहीं कराना चाहिए? बरसात का कोई ऐसा मौसम या कोई ऐसे पतझड़ का मौसम? ऐसे में फुल सर्दी के मौसम में हिजामा नहीं करवाना चाहिए, वजह? उसमें बचना चाहिए क्योंकि एक तो सर्दी होती है मौसम के अंदर, तो खून जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाज़ लोगों का गाढ़ा हो चुका होता है। ठीक है, और कमज़ोरी भी, सर्दी भी लग रही होती है, तो आपने जब बॉडी का हिजामा करना है या तो आपका रूम टेम्परेचर ऐसा हो कि आपका ना वो हीटर वगैरह लगा हो तो फिर तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो ना टाइम काफ़ी लेता है। सर्दियों में जब कोई मजबूरी की हालत में हमारे पास आता है ना, एक तो ये बात भी ज़हन में रख लें कि 17, 19, 21 के अलावा जिन लोगों के घुटने में दर्द है वो तो किसी भी टाइम आके करवा सकते हैं। अच्छा, घुटने के दर्द वाले किसी घुटने का दर्द हो या जिस्म दर्द, किसी को जब कोई बीमारी है तो वो किसी भी टाइम आके करवा सकते हैं। ठीक है, ये क्लोज तो, कीजिएगा। हाँ, वो किसी भी टाइम आके करवा सकते हैं, उनके लिए ये मसला नहीं है। ठीक है, सर्दियों में एक और चीज़ होती है, जब भी हम हिजामा करते हैं तो हम कहते हैं थोड़ी सी वॉक करके आए, खून की सर्कुलेशन जो है बेहतर हो जाए, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर हम हिजामा करते हैं, उससे रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। ठीक है भाई, घर नींद पूरी करके आया करो, उठो भाई, क्लोज कर लो, सो के क्यों नहीं होते? ये देखना है, दिखा दो थोड़ा कि ये जो है ना खून बढ़ना शुरू हो गया, और ये जो निकल रहा है ये किस तरीके की चीज़ होती है, क्या होती है, इसको कहते क्या है? अच्छा, ये जो है ये टॉक्सिन होते हैं, जहरीले मादे होते हैं। टॉक्सिन? हाँ जी, जैसे आपके पास ये टेबल पड़ा हो तो टेबल के ऊपर मिट्टी आ जाती तो है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ठीक है ना? हाँ जी, ये गाढ़ा, फिर इसको मिट्टी को हम साफ करते हैं तो टेबल चमक जाता है। इसी तरह जब हम ये निकालते हैं ब्लड, इंसान ज़रा फ्रेश हो जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो हमारी शरेआन है उनमें से निकलता है या वेन्स हैं उनमें से, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो आपकी वेन को कट लग जाए तो वो तो रुकता ही नहीं है। ठीक है, तो दूसरा, अब ब्लड, कई आगे पूछते हैं जी हम अगर हिजामे की जगह पे ब्लड की बोतल दे दें तो वो कैसा है? तो उसका और इसका बड़ा फ़र्क है, वो भी देना चाहिए, उससे भी फिटनेस लेवल बेहतर होता है। अच्छा। लेकिन जो इसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है उसमें नहीं है। अच्छा, उससे भी बीमारियां जाती हैं जो उससे- आम ऐसे खून दे रहे होते हैं? बिल्कुल, वो उसमें एक तो चीज़ वो आती है ना, आप एक इंसान की जान बचाते हैं, किसी को जान ब्लड बचा देते रहे हैं, हैं, हाँ। लेकिन ये तो सुन्नत तरीका मगर है। आपका भी तो नया खून बनता है ना फिर जिस्म बिल्कुल, में, जब आप अच्छी बिल्कुल, ग़िज़ा खाते हैं, बिल्कुल अच्छा ऐसा है। पीते हैं, तो फिर आपका खून नया बनता है, नया ताज़ा खून बनता है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, अब ये जो निकल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी, इसके कितने कुछ सेशंस जो हैं वो ज़रूरी होते हैं, या एक सेशन से ही सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो तकलीफ हो रही है, किसी जिस्मानी दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है? वैसे तो आम रूटीन में एक फिट इंसान को बीमारियों से बचने के लिए, आज देखना बड़े बड़े एथलीट्स और ये आपके जो खिलाड़ी हैं नेशनल क्रिकेट टीम के भी, या बड़े बड़े उलमा मेरे पास आते हैं तो वो हिजामा करवाते हैं, तो ये फिटनेस लेवल के लिए, आने वाली बीमारियों से बचने के लिए। एक फिट इंसान को इसलिए करवाना चाहिए कि वो बीमारियों से बचा रहे। ठीक है, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि हम ना जब बीमारी लग जाती है तो फिर जाते हैं किसी के पास इलाज के लिए। तो ये बेसिकली हमें 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद करवाते रहना चाहिए, इससे आप बड़ा हिजामा फिट की रहते क्या कॉस्ट होती है? फुल बॉडी हिजामा अगर करवाते हैं, जो टोटल पॉइंट्स होते हैं फुल बॉडी के कितने होते हैं जब करवाएं? ये हम तो पहले पल्स चेक करते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं। तो ज़्यादातर जो है वो 8 से 10, 12 पॉइंट, 13 पॉइंट, ये ज़्यादातर लगते हैं। ठीक है, इतने तो पॉइंट। इस टोटल 12 पॉइंट्स के लिए
कितने को चार्जेस हो जाते हैं, आप या बाकी लोग क्या चार्जेस ले रहे होते हैं? ये तकरीबन 200 पर पॉइंट के हिसाब से तकरीबन चलता है इसका रेट। 200 रुपये? हाँ जी, कई जगह पे कुछ ज़्यादा भी चार्ज करते हैं, उनका वो अपना सिटिंग का इशू होता है, वो अपने हिसाब से उन्होंने मतलब बनाया होता है। हाँ जी। तो फिर अगर आप वो पूरा जमा करते हैं तो 2000 या 3000 नॉट तक बैड, बिल्कुल सही है। और एक नॉर्मल फीस है और अच्छी तरीके से जो है वो आपके टॉक्सिन जो है वो निकल जाते हैं बॉडी से, और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर ये इनका गंदा खून, गंदा टॉक्सिन जो है वो निकल रहा है, बट गोइंग टू टेक अ ब्रेक, विल शो यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी। जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे वो ये सेगमेंट को ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं वो उनके लिए है और उनकी सेहत के लिए है, उनकी आने वाली नस्ल, उनकी औलाद के लिए है। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, किस तरीके से डिलीवरी होनी चाहिए बच्चे की जो इस दुनिया में आने वाला है, सी सेक्शन से, नॉर्मल डिलीवरी से, इसके ऊपर बात करने के लिए जिनको हमने यहाँ पर दावत दी है वो है प्रोफेसर डॉक्टर शाहना आसिफ, गायनाकोलॉजिस्ट हैं। और बड़ी मुश्किल से इनका टाइम जो है हमने यहाँ पर मधु किया ताकि आपको सही जो है रहनुमाई करवा सके। तो डॉक्टर शहीना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत आपने अपने वक्त में से स्पेशली हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। और टॉपिक भी हमारा यही है कि हम जानना चाहेंगे कि जो गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं, जितने भी या जो लोग होते हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं जब आपके पास पेशेंट आता है और आप उसके पूरा मुआयना करते हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी है वो बेहतर है या सी सेक्शन बेहतर है? पहले यहाँ से शुरू करते फिर आगे चलते हैं। देखिए, सी सेक्शन के अपने रीज़न्स हैं और नॉर्मली तो नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए। एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए और हम करते भी हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सिजेरियन करना पड़ता है। अच्छा, उनमें कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से सिजेरियन की तरफ जाना पड़ता है, और वो पहले से आप लोग मतलब बता देते हैं? थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। अबाउट 80% चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पहले से ही पता होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर माँ का कद बहुत छोटा है या उसका पेल्विस बहुत नैरो है, उसकी हड्डियाँ तंग हैं, उसके अंदर कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कोई उसके बच्चे की पोजीशन की प्रॉब्लम है, उसको कोई ऐसी ऑनगोइंग डिजीज़ है जिसमें वो लेबर बर्दाश्त नहीं कर सकती या कर नहीं सकती, या उसकी कोई फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ किस्म की है, तो वो 80% लड़कियों में ये पता होता है कि इस लड़की का ये प्रॉब्लम है और इसके लिए इसका सिजेरियन करना पड़ेगा। या उसके बेबी के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बेबी ग्रो नहीं कर रहा, बेबी के इर्द गिर्द पानी कम है और वो बेबी जो है उसको वक्त से पहले डिलीवर करना है। और कई डिलीवरीज़ में ऐसे होता है कि पता होता है कि अगर हम इसको लेबर पेन्स दिलवाएंगे तो ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, इसको इजी डिलीवरी यानी सिजेरियन के ज़रिए करना है। सो देर आर इंडिकेशंस औरतों में भी और उनके बच्चों में भी जो इंडिकेट करती हैं कि आपको सिजेरियन करना चाहिए। तो 80% चीज़ों का हमें पहले से पता होता है कि ये हमने करनी है। बच्चे की पोजीशन नॉर्मल नहीं है, आड़ी है, उल्टी है और फर्स्ट प्रेगनेंसी है या पहले 2-3 सिजेरियन हो चुके हैं, तो उसमें हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमने इसका इलेक्टिव सिजेरियन करना है। लेकिन 20% लोग ऐसे होते हैं जिसमें इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ता है। शाहीना जी, मैं भी पूछना चाहूँगी, जब वाटर बैग बस्ट होता है तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है औरत के पास कि बच्चा डिलीवरी के लिए वो नॉर्मल भी ट्राई कर सकती है, क्योंकि एक वेट टाइम होता है उसका। बिल्कुल। क्योंकि मुझे भी जब मेरी प्रेगनेंसी थी, मेरी एक बेटी है 9 साल की, तो मेरा भी वाटर बैग रप्चर हो गया था। तो उसके बाद एक टाइम पीरियड था जिसमें काफ़ी ज़्यादा वेट करने का एक सिनेरियो था। मुझसे पूछा बीच बीच में बार बार गया कि यू वांट टू गो फॉर द सी सेक्शन, और लाइक टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेट्स गो फॉर दैट, इतना वेट सही नहीं होता, जान को भी ख़तरा होता है एंड ऑल दैट। ये सारी बातें मुझे की गई थी, बट मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होके आई थी, मैंने बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के साथ इस तरह से कंसल्ट किया था। सो मैंने वेट किया और वेट करवाया है, नॉर्मल डिलीवरी हुई। और बल्कि मेरी तो पेनलेस डिलीवरी थी, अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो वो वाले लेबर पेन भी नहीं आए। मुझे नहीं पता कि मैंने एपिड्यूरल भी नहीं लिया था। आप जैसे पेशेंट तो हर एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास में जानी चाहिए जी। होता ये है कि देखिए, लेबर की 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, और हर एक का एक टाइम लिमिट है। अच्छा। कि फर्स्ट स्टेज जो है 11-12 घंटे से अगर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकती हैं। वाटर बैग के बाद?
वाटर बैग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा। ये सर्वाइकल डायलिटेशन पे यानी यूट्रस का जो मुंह है उसके खुलने पे होता है। ठीक है। कि एक स्टेज होती है, उस वक्त ये पूरी डायलिटेशन हो जाती है, वहाँ से सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो जो फर्स्ट स्टेज है वो रफली 10, 11, 12 घंटे की होती है। और वेट की? हाँ जी, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो इससे थोड़ी सी और भी लंबी हो सकती है। ओके। लेकिन सेकंड स्टेज जो है वो 2 आवर्स के अंदर तकरीबन कंप्लीट हो जाती है, जिसमें बेबी डिलीवर हो जाता है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेज है उसमें प्लेसेंटा डिलीवर होती है और उसमें तकरीबन आधा घंटा लगता है। अच्छा। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि विद एवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज और जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, जैसे कि हम फीटल हार्ट को, बच्चे के हार्ट बीट को 24 घंटे मॉनिटर कर रहे होते हैं जब पेशेंट लेबर में होती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सो अगर हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है और बहुत कम हो रही है या बच्चा स्ट्रेस में है तो बेहतर होता है कि उस बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। अगर उसको बहुत देर स्ट्रेस में रहने दिया जाएगा तो हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी बाद में हो जाए, लेकिन उसके ब्रेन पे इफ़ेक्ट होता है, उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट पे फ़र्क हो सकता है, फिर उसकी जो इंटेलिजेंस रेशो है वो कम हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उसको कम मिले ड्यूरिंग द डिलीवरी। और अगर डिलीवरी को और भी लंबा कर दिया जाए तो कई दफ़ा बच्चे की खुदा न खास्ता मौत वाक़ हो सकती है। बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन एंड ऑल। जी, तो जब आपकी मॉनिटरिंग अच्छी हो रही हो तो फिर आपका इंसिडेंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन थोड़ा सा हाई हो जाता है। और अगर आप पेशेंट को मॉनिटर नहीं करें, एक पेशेंट है वो लेबर में है, उसके साथ 2 औरतें बैठी हैं, एक नर्स बैठी है या डॉक्टर बैठी है या दाई बैठी है, तो वो पेशेंट लेबर में जलती जाएगी, वो उसके साथ बातें करती रहेंगी या उसको तसल्ली देती रहेंगी, उसको देख तो नहीं रहे बच्चे को कि बच्चे को क्या हो रहा है। सो इस तरह से अगर हमने पेरीनेटल मोर्टेलिटी, इंट्रानेटल मोर्टेलिटी को कम करना है बेबी की और माँ की, तो हमें सिजेरियन सेक्शन को एक ऑप्शन रखना पड़ता है। अच्छा, क्या आप इस बात पे बिलीव करती हैं कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो हैं, सारे नहीं क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस इतना अच्छा गुजरा और भी मेरे फैमिली में भी कुछ सारी मेरी जो बहनें वगैरह हैं, हम लोग 5 बहनें, सबके अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, मगर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जैसे 5 उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होती हैं या होते हैं जो टाइम बचाने के लिए कि वेट नहीं कर सकते या 10-10 पेशेंट्स ऑन होल्ड हैं उनके पास, तो वो जो है सी सेक्शन कर देते हैं और उसको उसको रेफ़र करते हैं। इज़ दैट ट्रू? That might be true in a few people। एक बहुत छोटी सी मिकदार है जो अपने टाइम को देखकर डिलीवरीज को करते होंगे, ज़रूर करते होंगे, लेकिन इसी तरह टाइम को देखते हुए बहुत से जो पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स हैं वो भी इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जब पेशेंट के साथ उसकी माँ आती है या सास आती है या उसकी बहन या उसका हस्बैंड बाहर से, दुबई से, अब बहुत से ऐसे लड़कियां हैं जिनके हस्बैंड्स बाहर से आते हैं, वो आज पहुंचते हैं, कल रहना है उन्होंने या उनके जाने के दिन होते हैं, तो वो चाहते हैं कि इसकी पेशेंट की डिलीवरी इस डेट पे, इस टाइम पे की जाए। सो इट्स नॉट ओनली द डॉक्टर, ऑल्सो द टाइम्स हैव चेंज्ड। यानी पेशेंट खुद भी और उसके रिलेटिव्स खुद भी कई दफ़ा प्लान करते हैं कि वो बेबी कब करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। सो इट इज़ बिकम एन इलेक्टिव प्रोसीजर फॉर a lot of people। अच्छा, कुछ लोग लेबर पेन से भी डर रहे होते हैं, कुछ लड़कियां घबराती हैं कि हमें लेबर पेन ना हो, और कुछ फैमिली में ऐसे दोस्तों को या लोगों को, रिश्तेदारों को देखती हैं तो डर जाती हैं कि भाई हम बड़े होंगे, जवान होंगे, हमारी शादी होगी तो ये लेबर पेन, हमने तो मेंटली वो बचपन से ही प्रिपेयर हो जाती हैं, घबरा जाती, तो वो भी कहती हैं हमने सी सेक्शन करना है। तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कितने साइड इफेक्ट्स हैं, ज़रा देखने वालों को प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। लेबर ये जो खुद से फरमाइश की जा रही है। लेबर का मतलब ही लेबर इज़ हार्ड वर्क, तो लेबर पेन्स इसका इसीलिए नाम रखा गया था प्रॉबेबली कि ये बहुत हार्ड वर्क है टू गिव बर्थ टू अ बेबी। तो ये एक लंबा एक प्रोसीजर है, इसमें काफ़ी दर्द भी होती है, तकलीफ़ भी होती है, लेकिन अब तो पेन किलर्स ऐसे मौजूद हैं, रीजनल ब्लॉक्स हैं, एपिड्यूरल है, और इसके साथ साथ फिर एनेस्थीसिया इतना डेवलप हो गया है और इतना अच्छा हो गया है कि सिजेरियन की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशंस के बेसिकली कम है या उसके बराबर ही हैं। यानी नॉर्मल डिलीवरी की और सिजेरियन की कॉम्प्लिकेशंस में पहले बहुत बड़ा फ़र्क था। जब आप सिजेरियन करते थे तो एनेस्थीसिया अच्छा नहीं होता था या आपको इन्फेक्शन का ख़तरा होता था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब ये फ़र्क ख़त्म हो गया है।
अब कई लोग बहुत इलेक्टिवली सिजेरियन मांगते हैं, जो लड़कियां हैं वो कहती हैं जी हम आएंगे फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पे हमारा सिजेरियन कर दें और हमने सिजेरियन ही करवाना है उनको। मगर बाद में वो कट का भी तो डिप्रेशन लोगों को रहता है ना, जिन लोगों की जैसे अगर ये कट ना लगे कुछ ना हो तो डेफिनेटली उनका एक पेट भी साफ रहता है, ये कोई जगह पे कोई निशान नहीं होता, कुछ नहीं होता एंड ऑल दैट। अब सिजेरियन की टेक्निक्स भी ऐसे हो गई हैं कि हार्डली उसका निशान रहता है, और अगर नॉर्मल डिलीवरी है फिर उसमें भी एपिजियोटमी का स्कार होता है तो कई लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं। स्ट्रेच मार्क्स के कुछ निशान आ जाते हैं लोगों को। जी, स्ट्रेच मार्क्स तो एक अलग चीज़ है, वो भी हो सकता है। तो सिजेरियन बाय चॉइस, पेशेंट की भी सिजेरियन चॉइस बनती जा रही है, उनके घर वालों की भी बनती जा रही है, और कुछ डॉक्टर्स की भी चॉइस होती है। पेचीदगियाँ किस जगह पे आप ज़्यादा देखती हैं जब इस तरह से बर्थ हो रही होती है, नॉर्मल डिलीवरी में या सिजेरियन में, किस जगह पे ज़्यादा आपको लगता है पेचीदगियाँ होती हैं? पेचीदगियाँ तो आमतौर पर सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में होती हैं, यानी जब डिलीवरी हो रही होती है या डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, इन दोनों सूरतों में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और जो मॉनिटरिंग है इस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट हो रही होती है कि बेबी का हार्ट बीट कैसा है, माँ की पल्स रेट कैसे चल रही है, पेन्स की मकदार कितनी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं है। ज़्यादा पेन्स हो वो भी ख़तरनाक होती हैं, और अगर बहुत कम हो तब भी वो। अच्छा, मोस्टली प्रेगनेंसी में औरतों को 50-40% सुना तो यही है कि शुगर भी हो जाती है, शुगर लेवल हाई हो जाता है, इंसुलिन बढ़ जाता है एंड ऑल दैट, तो ये भी उस वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस का कुछ वजह तो नहीं बनती है, कोई रीज़न? देखिए, डायबिटीज़ एक कॉम्प्लिकेशन है जो प्रेगनेंसी में हो सकती है। जो लड़कियां जिनको बाद में डायबिटीज़ होनी है 5 साल बाद या 6 साल बाद, उनको पहली दफ़ा पता चलता है कि शुगर ज़्यादा है प्रेगनेंसी में, अक्सर ऐसे होता है। और प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज़ हो जाए और प्रेगनेंसी में अगर शुगर लेवल्स माँ के हाई हों तो वो बच्चे को अफेक्ट करते हैं और इंट्रायूट्राइन डेथ की कॉज हो सकती है, यानी बेबी पेट में मर सकता है अगर उसकी डायबिटीज़ है को अच्छी तरह मॉनिटर नहीं किया जा रहा। और दूसरा, जो डायबिटिक बेबी होता है वो उसका साइज़ बहुत बढ़ जाता है, वो काफ़ी हेल्दी बेबी होता है और उसकी डिलीवरी में भी मुश्किलात होती हैं। अच्छा। सो डायबिटिक्स में कई दफ़ा सिजेरियन करना पड़ता है। मैम बताइएगा कि पाकिस्तान में ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स और ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें कितने फ़ीसद जो है इन अस्पतालों में सी सेक्शंस किया जाता है? जो नॉर्मल सारी दुनिया में जो रेशो है उसके उस रेशो से शायद हमारा सेक्शन रेट ज़्यादा हो थोड़ा सा, जो कि तकरीबन 30 से 35% जो बच्चे हैं वो सिजेरियन से पैदा होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान में ये ज़्यादा? पाकिस्तान में थोड़ा सा हायर साइड पे हो सकता है, क्योंकि जो भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में लाए जाते हैं वो अक्सर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सो हॉस्पिटल डिलीवरीज जो हैं वो आम तौर पर वो पेशेंट्स आते हैं बड़े हस्पतालों में जो छोटे हस्पतालों से या ख़राब हो के आए होते हैं या डॉक्टर्स ने उनको रिफ्यूज़ किया होता है और वो फिर इमरजेंसी में आते हैं और फिर वहाँ पे उनका सिजेरियन होते हैं। अगर आप इस वक्त भी गंगाराम हॉस्पिटल में, जो हमारे हस्पताल का एक मेन हॉस्पिटल है जहाँ पे ख़वातीन की डिलीवरीज़ होती हैं, तो वहाँ पे पर ईयर थाउजेंड्स ऑफ डिलीवरीज़ होती हैं, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हर रोज़ वहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा सिजेरियन इमरजेंसी में हो रहे होते हैं। और उनके जो बेड्स हैं वो इतने नहीं होते कि वो इतने पेशेंट्स को कोप कर सकें। इसी तरह लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल है, जिन्ना हॉस्पिटल है, सर्विसेज है, इनके लेबर रूम्स में अगर आप जाएं दे आर ओवरफ्लोइंग, एक एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीज़ हैं जी। और इतने ज़्यादा होने, अब डॉक्टर्स की तो यही कोशिश होती है कि ये नॉर्मल डिलीवर हो जाएं, मगर वो जब चूँकि वो रेफ़र होके आए होते हैं, चूँकि वो किसी न किसी प्रॉब्लम के बाद आए होते हैं, तो उनके सिजेरियन रेट जो हैं हाई होते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अस्पतालों में ये जो सी सेक्शन की शरह बढ़ जाती है, ख़ास तौर पे इसकी क्या वजूहात है? तब भी ज़रूरियात या फिर ये कोई माली फ़वाइद की वजह से ये सी सेक्शन ज़्यादा किए जाते हैं? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो आप ब्लेम कर सकते हैं कि जी ये शायद वो अपनी किसी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन अक्सर जो प्राइवेट अच्छे डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपना डिलीवरी का रेट और सिजेरियन का रेट ऑलमोस्ट कंपैरेबली सेम रखा हुआ है, ताकि मरीज़ को ये ना लगे कि पैसों की वजह से मेरा सिजेरियन हो रहा है। सो इसलिए ये फैक्टर जो है ये बहुत कॉमन नहीं है, जैसे मैं आप समझ लें कुछ लोग करते होंगे लेकिन अक्सर लोग नहीं करते हैं। अच्छे डॉक्टर्स जो हैं
वो अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो कोशिश करते हैं, बल्कि कई हमारे ऐसे प्रोफेसर्स भी हैं जिनकी ये अटमोस्ट कोशिश होती है कि ये पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हो जाए, और वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, और एपिड्यूरल की फैसिलिटी मौजूद होती है कि उनको पेन ज़्यादा महसूस ना हो। लेकिन फिर भी जैसे ही थोड़ा से चंद घंटे गुजरते हैं, जब मैं आपको बता रही हूँ कि फ़र्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में 11 से 12 घंटे 13 घंटे लग सकते हैं, लेकिन इन 13 घंटों में डॉक्टर ने क्या तंग आना है, लड़की खुद तंग आ जाती है, उसका हस्बैंड तंग आ जाता है, उसकी माँ तंग आ जाती है, उसका बाप। हम लोग जब हमारे ज़माने में जब पेशेंट्स होते थे लेबर रूम में, तो अक्सर हमने कभी किसी के वालिदैन को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं देखा था, एक आध कोई बड़ी खातून आ जाती थी, लेकिन अब तो पूरा पूरा ख़ानदान वो बच्ची के साथ होता है, और यही सुनाई दे रहा होता है हमारी बच्ची दर्द नहीं सह सकती। हर दर्द के साथ कभी उसकी माँ रो रही होती है, कभी उसकी सास रो रही होती है, कभी हस्बैंड रो रहा होता है। सो एक अजीब तमाशा होता है हमारे लेबर्स रूम में। तो बिल्कुल लोगों के एटीट्यूड्स जो हैं बहुत चेंज हो चुके हैं। फनी सी बात आप ऐसे बता रही हो, अगर दैट्स ट्रू। अच्छा, ये तो आपने नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बताया, मुझे बताइएगा जो सी सेक्शन है उससे जच्चा और बच्चा जो है उसकी सेहत पर क्या असरात जो है वो मरतब होते हैं? बच्चे के लिए तो आमतौर पे सेक्शन डिलीवरी जो है वो बड़ी स्मूथली चली जाती है, बिकॉज़ उसको किसी प्रेशर का वो नहीं होता। जो बेबी को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, अगर एनेस्थीसिया में कोई प्रॉब्लम हो तो वो बच्चे को अफेक्ट कर सकता है, और जो ज़्यादा ब्लीडिंग अगर हो जाए तो वो माँ को अफेक्ट करती है, या इन्फेक्शन हो जाए सिजेरियन के बाद तो वो भी माँ को अफेक्ट करती है। इन्फेक्शंस किस किस्म के, ये भी बता दीजिएगा ज़रा देखने वालों को, ताकि एहतियात रखें, किस किस्म के इन्फेक्शंस हो सकते हैं? देखिए आजकल तो एंटीबायोटिक्स बहुत सेफ़ हैं, और एंटीबायोटिक्स प्रोफाइलेक्टिकली सब पेशेंट्स को मिलते हैं, और एंटीबायोटिक्स की वजह से इन्फेक्शन रेट बहुत कम है। अगर आप अच्छी तरह नीट एंड क्लीन ऑपरेशन करते हैं और अपनी ब्लीडिंग को कंट्रोल में रखते हैं तो आमतौर पर इन्फेक्शन नहीं होती। आजकल तो पहले ज़माने में जब सिजेरियन होता तो 8-8 दिन पेशेंट्स अस्पताल में रहते थे, आजकल दूसरे या तीसरे दिन घर चले जाते हैं। अच्छा, ये जो औरतें हैं जो सी सेक्शन करवा रही होती हैं, तो माओ के जो नफ्सियाती हालात हैं उन पर क्या असरात होते हैं? एक मेंटल टॉर्चर भी तो होता होगा ना कि दे आर गोइंग टू बी। देखिए अक्सर ख्वातीन जो होती हैं वो बहुत प्रेशर में होती हैं। मैंने देखा है कि पेशेंट्स जो हमारी हैं वो अक्सर बहुत प्रेशर में होती हैं कि बेटा होगा या बेटी होगी। उनको ये फ़िक्र नहीं होता नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा, उनको ये फ़िक्र होती है हमारा बेटा होगा या बेटी होगी। अगर उनकी बेटी हो रही है तो वो सारा घर एक डिप्रेशन के माहौल में होता है अभी भी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। और पढ़े लिखे भी हों, अनपढ़ भी हों, ज़्यादा रिलीजियस हों, नॉन रिलीजियस हों, सब एक जैसे ही हैं। सबके सबको बेटी के पैदा होने की बहुत बेटी के पैदा होने पे ये बात है, और एक गायनाकोलॉजिस्ट एक ऑलमोस्ट एक शोक का समा होता है। और अक्सर जो सुबह शाम पेशेंट डील करती हैं और लोगों को डील करती हैं, उनकी फैमिलीज को डील करती हैं जी। अफसोस की बात है कि आज के दौर में भी बेटी पैदा होने पर अफसोस किया जाता है, ना कि शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके घर में पहली बेटी रहमत बनकर पैदा हुई। अफसोस की बात है। मेरे एक पेशेंट थी, लेबर में थी, और मुझे कहती है मैडम दुआ करिए मेरा बेटा। मुझे पता था उसकी बेटी है, मैंने अल्ट्रासाउंड किया हुआ था, बताया नहीं था। तो कहती है दुआ करें मेरा बेटा हो जाए। मैंने कहा अच्छा, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, अल्लाह ताला से सेहत की दुआ मांगे। कहती है मेरा ससुर नीचे बैठे हुए हैं गाड़ी में, उन्होंने ब्रीफ केस पैसों से भरा हुआ है जो वो बांटेंगे अगर बेटा हुआ तो थोड़ी देर बाद उसकी बेटी होगी। पता चला ससुर साहब और उनके वालिद साहब वो ब्रीफ केस समेत, उन्होंने बच्चा देखा भी नहीं, मुझे लेके। सो इस तरह से होता है। पढ़े लिखे लोग भी ऐसे करते हैं, अनपढ़ लोग भी ऐसे करते हैं, लेकिन बेटी हो या बेटा हो ये अल्लाह ताला की एक रहमत है, और हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि बहुत से कपल्स ऐसे हैं, 40% कपल्स ऐसे हैं कि जो दर बदर फिर रहे होते हैं कि उनको औलाद हो जाए, और वो औलाद के लिए कभी कोई इलाज करा रहे होते हैं, कभी कोई करवा रहे होते हैं। उन लोगों से तो इसलिए और ये भी हमेशा याद रखिए कि बेटा या बेटी जो है वो मर्द की तरफ से, जो वाई क्रोमोसोम्स हैं वो आदमी की तरफ से आते हैं। सो जो ससुराल वाले या जो आदमी अपनी ख्वातीन को ब्लेम करते हैं कि इनकी बेटी हुई है, वो हमेशा उनको ये सोचना चाहिए कि ये मेल से जो मेल स्पर्म है, वाई स्पर्म जो है वो मेल से ही वो जीन्स आने हैं, वो औरत के अंदर नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर कोई ज़िम्मेदार है तो वो लड़का
ही जिम्मेदार है कि उसका बेटा हो रहा है या बेटी हो रही है। और वो खुद जिम्मेदार बंदा जो है उस औरत को ऐसे छोड़ के चले जाता है और उसकी खुशी नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं। आय हाय ये अस्तगफिरुल्लाह। आज भी होता है, ऐसे ही होता है। नाज़ुबिल्लाह। सारा मेरा सिनेरियो ही सुन के ना खैर चेंज हो गया। आई नो जो लोग देख रहे हैं अगर थोड़ी सी इस बात की अकल और समझ रखें तो आपके घर में अगर बेटा हो या बेटी, इसमें आपको कोई सैड होने की, अफसोस करने की या दुख करने की ज़रूरत नहीं है। कोई सोग वाली बात नहीं है, कोई सोग की खबर नहीं है। आपने किसी की फौतगी की खबर नहीं दी, आपने किसी के पैदा होने की खबर दी है। जश्न मनाएं, शुक्र अदा करें। जिसके पास औलाद नहीं है, जिसने कभी औलाद का मुंह नहीं देखा, उससे जाके पूछें, फिर आपको कदर महसूस होगी। मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक पहले टीचिंग हॉस्पिटल में और अब अपने हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो मैं अक्सर देखती हूँ, मैं लेबर रूम के बिल्कुल सामने आईसीयू है जी, जहाँ पे मरीज़ जो हैं, जो ज़्यादा बीमार होते हैं मरीज़, वो दाखिल होते हैं। तो मैं अक्सर देखती हूँ कि शुरू में जब पहले या दूसरे दिन मरीज़ दाखिल होता है तो काफ़ी सारे रिश्तेदार मौजूद होते हैं, बेटे बेटियाँ, माँ बाप, बहन भाई सब इकट्ठे होते हैं। और वो बाबा या खातून जो भी दाखिल हुई होती हैं, वो ज़्यादा अगर बीमार होती हैं तो वो सब पूछ रहे होते हैं, हाँ हमारे बाबा जी कब ठीक होंगे, अब्बा कब ठीक होंगे, अंकल कब ठीक होंगे। वो 2-4 दिन जब गुजर जाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग गायब होते जाते हैं और 1-2 लोग रह जाते हैं। एट द एंड अगर वो बच्चा, वो बाबा या औरत खातून ज़्यादा बीमार है और लंबा आईसीयू में रह रही है, तो वो एंड में मैं देखती हूँ, अक्सर मेरा ये अपनी ऑब्जर्वेशन है, रात को भी क्योंकि मैं जाती हूँ, दिन में भी, कि एक आध लड़की बैठी होती है, मैं उससे पूछती हूँ आपके ये क्या लगते हैं, ये मेरे अब्बा हैं, ये मेरी अम्मी हैं। वो अक्सर वो बच्चियाँ जिनको आप इतना पसंद नहीं करते वही आपकी एंड में खिदमत कर रही होती अरे हैं। वाह। लड़के अपने काम पे चले जाते हैं, रिश्तेदार अपने घरों में चले जाते हैं और वो बच्चियाँ अपना घर बार छोड़कर अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे अब होती बेटियाँ ही करती हैं। हैं। जी बिल्कुल क्या करती हैं, बात है। बिल्कुल उन्हीं करती बेटी का चाव कीजिए, उन्हीं बेटियों के लिए शुक्र अदा कीजिए। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर जब जाते थे, जनाब सईदा के घर, तो मैं आपको बताऊं खुशी से मिलते थे, बहुत प्यार से, बहुत चाव से। और सबसे बड़ी बात, अगर बीबी फातिमा नबी पाक के घर आ जाती थी तो वो उठ के मिलते थे, खड़े होते थे, एहतमाम करते थे बेटी का, इतना चाव करते थे, मतलब शहंशाह थे वो। और उसके बावजूद वो अपनी बेटी के लिए एहतराम में खड़ा होना, अदब, रिस्पेक्ट, खुशी, तो हम क्या करते हैं, बेटी पैदा होती है तो अफसोस करते हैं। खैर एनीवे, आज हमने आपको बताया यहाँ पर सी सेक्शन का और नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। डॉक्टर शहीना हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया, हमें एक्सप्लेन किया और उन्होंने ये भी हमें साथ साथ बताया कि वैसे सबसे बेहतर ये कि नॉर्मल डिलीवरी हो, अगरचे तो कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई ऐसी रीजंस या कोई ऐसे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं या कोई ऐसी पेचीदगियाँ, तो ही आपको सिजेरियन की तरफ जाना चाहिए, ना कि ये आप फरमाइश करें, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करें, या फिर बच्ची अगर किसी ऐसी सिचुएशन में और कोई मदर इन लॉ या फादर इन लॉ फ़ैसला लेके तो अपनी बहू को जो है किया करम पे ऐसे ज़िबा करवा दें, ऐसे ना करें। जो उसके लिए बेहतर है, उसकी सेहत के लिए, बच्चे के लिए, औलाद के लिए, वो देखिए। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच आपकी टाइम का, एंड यू आर वेरी काइंड एंड वेरी ऑनेस्ट डॉक्टर। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत और खुशियाँ दे, अच्छा आप काम करिए, आपके हाथ में शिफा है, एंड आपने अपना टाइम निकाला और इतने लोगों की रहनुमाई की। ऑनेस्टली दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो आपसे मुलाकात करती हूँ कल। अल्लाह हाफ़िज़।